नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ईटी नाव व स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम बात करते हैं आज के बाजार की, इसके साथ ही करवाते हैं आपके कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जो हमारे दर्शकों के सवाल का भी देते हैं जवाब, और इसके साथ ही आपको मिलती है भरोसेमंद सलाह। लेकिन आज के शो में हम किन किन विषय पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर नजर। तो पीआई इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया शेयरों के ट्रिगर, जी हां, क्या होने वाले हैं। इसके अलावा कल आने वाले नतीजों का अनुमान आपके सामने हम रखेंगे और कल के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने होंगे। और शो की शुरुआत बाजार की खबर के साथ। उतार चढ़ाव से भरे बाजार में आज निफ्टी की 2 दिन की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। निफ्टी आज दिन की ऊंचाई से 170 अंक गिरकर 18,150 के नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में नया शिखर बनाने के बाद मजबूती नजर आई। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप आज का मार्केट देख रहे हैं तो उसमें एक चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चलती हुई दिखी, वो था बैंक निफ्टी। आज शुरुआत में जब बाजार की ओपनिंग की बेल बजी, साथ ही मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया। ये थी मार्केट के आज के जश्न की बात। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट ने दिन भर आज ट्रेड किया? अगर आप उसको देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी तो मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर हल्की सी मजबूती हमको कमजोरी बनते हुए दिखी है और क्लोजिंग बेसिस पर करीब 45 पॉइंट का नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दोनों ही नहीं हुआ, ना तो 18,400 के ऊपर गए ना ही 18,000 टूटा। अभी निफ्टी तो उसी रेंज में है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज करीब 100 पॉइंट के गैप के साथ नया शिखर को टेस्ट कर लिया। अब आ जाते हैं आगे। आज मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखेगी, क्योंकि आज सुबह जब एडवांसेस थे तो करीब 1300-1400 के साथ थे। क्लोज हुए हम 900 एडवांसेस के साथ। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है अगर एडवांसेस के टर्म्स में भी आप चेक कर रहे हैं तो। अब आ जाते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, कहाँ पे आज तेजी मंदी आपको बनती हुई दिखी है। तो पहले सीधा शेयर्स पे आते हैं और अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आज बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर अदानी शेयर्स के शेयर्स काफ़ी हद तक शामिल थे। उसके अंदर हमको अच्छी मजबूती बनते हुए दिखी है। कोल इंडिया रिजल्ट से ठीक पहले, रिजल्ट्स के बाद अच्छा चला, ये 2.5%, इसने 15 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। आईटीसी अच्छा मजबूत हुआ बंद, आज इसने साल का हाई भी टेस्ट किया। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी आज 50 रुपये जुड़े। सुबह सुबह हमने आपको ये शेयर नोटिस भी करवाया था मार्केट आवर्स के अंदर कि अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो शायद आज आपके पैसे बनने के दिन ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे मझोली कैटेगरी के अंदर तेजी वाले शेयर्स अगर आप चेक कर रहे हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जिसका एक नया ऐप भी लॉन्च हुआ है, ये सभी के सभी शेयर्स आज तेज बंद हुए हैं। ये छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी है। एक बेरिंग बनाने वाली कंपनी एसकेएफ इंडिया, ये भी आज 6% ऊपर जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं लूजर्स की कैटेगरी में। आज कमजोर कौन से थे? तो अगर आज आप निफ्टी को देख रहे हैं तो आप निफ्टी के अंदर फिर से हिंडाल्को के अंदर कमजोरी आ गई। मेटल शेयर्स के अंदर जो पुल बैक आ रहा है बेहद कमजोर पुल बैक है, आता है वापस गुम हो जा रहा है। खासकर हिंडाल्को के अंदर तो ज्यादा ही नोटिस हो रहा है। पावर ग्रिड भी टूटा। डिविस लैब थर्ड डे इनफैक्ट बैक टू बैक, आज भी इसमें 115 रुपये खाली हो गए, 3% ये टूटा। टेक महिंद्रा भी आज नुकसान के साथ ही बंद हुआ। टिपिकली ज्यादातर आईटी कंपनीज आपको अभी भी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में या तो साइडवेज हो चुके हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स जो आज कमजोर हुए हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो आज आपको लाल पैथ लैब, पोस्ट नंबर्स, ये शेयर बहुत तेजी से टूटा। जुबलेंट फूडवर्क मार्जिन्स की दिक्कत आई तो शेयर डेज लो पे जाके बंद हुआ। एमआरएफ के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक ही दिन में करीब 8% शेयर खाली हो गया और इसके अंदर भी हमको नुकसान बनते हुए दिखा। तो कुल मिला के ये छोटे बड़े शेयर्स आपके स्क्रीन पर आए हैं। अब आते हैं साल का हाई आज के दिन किस शेयर ने लगाया है। अगर आप बड़े शेयर्स की कैटेगरी चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आईटी साल का आज हाई टेस्ट किया, कोल इंडिया ने किया, और छोटी कैटेगरी के शेयर्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी। अगर आप 4 शेयर्स अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो 3 बैंकिंग काउंटर्स हैं जो आज आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये मार्केट के अंदर आज का हाल था। कुल मिला के अब सीपीआई के नंबर्स का इंतजार है यूएस में। अगर यूएस में थर्सडे को सीपीआई के नंबर आएंगे, आज शाम तक काफ़ी हद तक जहां जहां वोट हुए मिड टर्म इलेक्शन उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी, तो मार्केट का गैप अप और गैप डाउन दोनों चीज़ें देखनी होंगी वो कैसे आती हैं। हालांकि यूएस फ्यूचर्स के अंदर एक ठहराव सा ही हमको देखने को मिल रहा है।
तो ये थी मार्केट अपडेट डिम्पी कालरा के साथ। और अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान नितलेश पावस्कर हैं हमारे साथ, तनीषा एकेडमी के रिसर्च एनालिस्ट। नितलेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज के मार्केट पर किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं? हमारे साथ आस्था जैन भी जुड़ चुकी हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट HEM सिक्योरिटीज से। नितलेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आज के मार्केट को किस तरह से? जी सर, अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 18,350 से लेकर 18,301 काफी बड़ा दिक्कत का काम करेगा मार्केट के लिए। और नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 18,100 से लेकर 18,150 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम लोग ट्रेड करना चालू कर देते तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग 2 से 3% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम मोटा मोटी कहेंगे तो 17,800 तक एक बार फिर से हम लोग जाते हुए मुझे लग रहे हैं। और ये जो भी ट्रेड होंगे वो मेरे हिसाब से गैप डाउन या फिर एक स्केल बेस, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे टूटेगा। कुछ ना कुछ इवेंट होगा और इस वजह से वो गैप डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर मेरा निफ्टी के ऊपर शॉर्ट कॉल है। ऊपर में 18,350 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको मैं स्टॉप लॉस की तरह प्लान करूंगा। और नीचे में मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,800 का। बिल्कुल, तो अहम सलाह आती हुई पर नितलेश पावस्कर साहब से। आस्था जी, आज के बाजार को अगर हम देखें और इन सब में हम देखें बैंक निफ्टी को, तो बहुत ही ज़बरदस्त कई स्टॉक्स ऐसे रहे। किस तरह से आज के मार्केट को आप देख रहे हैं? क्या ये तेज़ी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है या कोई फैक्टर देख रही हैं जिससे थोड़ा बहुत जो है वो बाजार में अस्थिरता आ सकती है? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। देखिए, फैक्टर तो अभी जो है वो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट यहाँ पे था, तो मेरे हिसाब से वहां से हमारे मार्केट्स क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। बट ओवरऑल मुझे तो अभी भी डोमेस्टिक मार्केट के फंडामेंटल्स इंटैक्ट लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है और ये मार्केट अच्छे मौके देगा। थोड़ी सी भी डिप्स आती है तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। मेरे हिसाब से यहाँ से आगे जाते हुए हमें और तेजी मार्केट्स में देखने को मिलेगी। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आस्था जी का मार्केट लेकर डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ही बेहतर संकेत आने वाले वक्त में भी नजर आएंगे। आगे भी हम अलग अलग पहलू पर चर्चा करेंगे। कुछ अहम खबरों की ओर जो मार्केट के लिहाज से बहुत अहम है उन पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छे नतीजे और 15 रुपए के डिविडेंड के ऐलान से कोल इंडिया में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया के लिए क्या है ट्रिगर, बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। कोल इंडिया के स्टॉक में आज दमदार तेजी देखने को मिली है। एक तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो कि आते हुए दिखे और उसके अलावा बड़ा हाईलाइट इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह है कंपनी ने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। जी हां, मार्च 2018 के बाद इस बार 2022 में पहली बार एक बड़े डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है। 15 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे 5% हायर है करंट मार्केट प्राइस से, जो कि कोल इंडिया को काफी ज्यादा, इस डिविडेंड को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। मार्च 2018 में 16 रुपए 50 पैसे के डिविडेंड की घोषणा हुई। उसके बाद 2 डिजिट फिगर फिर से इस वक्त 2022 में कोल इंडिया ने पोस्ट किया है, जहां पर 15 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया है। फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक की अगर बात करें, एनालिस्ट का ये मानना है कि सेकंड हाफ जो है कोल इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है और वॉल्यूम्स में भी काफी हद तक बढ़त देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ पर ज्यादा कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है एक्सपर्ट्स का और कह सकते हैं कन्विक्शन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा हायर ई ऑक्शन प्राइजेस से भी काफी हद तक सेल्स वॉल्यूम पर एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। और लेटेस्ट एडलवाइज की ब्रोकरेज रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने बाय रेटिंग दी है, कोल इंडिया के लिए टारगेट 308 के दिए हैं और उनका भी ये मानना है कि कोल इंडिया के लिए सेकेंड हाफ पॉजिटिव होगा और साथ ही हायर डिविडेंड जो है, जो कि पॉजिटिव यील्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उससे कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो अट्रैक्टिव डिविडेंड की हिस्ट्री है और ये जो ताजा डिविडेंड अनाउंसमेंट है इसके चलते हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया के स्टॉक में एक दमदार परफॉर्मेंस आज दिखी। तो सेकंड हाफ बेहतर होने वाला कोल इंडिया का आगे। और इधर मजबूत तिमाही नतीजों के चलते पीआई इंडस्ट्रीज में 10% की तेजी है। नतीजे और मैनेजमेंट की कमेंट्री की डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारी सहयोगी वामाक्षी, जो पूरी जानकारी दे रही हैं। जी
बिल्कुल अच्छे सेट ऑफ नंबर्स के चलते पीआई इंडस्ट्रीज फोकस में है। हम देख रहे हैं स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छा अपमूव दिखाया है और आइए नंबर्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम देखें दोनों नंबर्स को ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल बेसिस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। आय से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर हमने देखे करीब 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और करीब 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 335 करोड़ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 46% ग्रोथ देखने मिली है। इवन सिक्वेंशियली हम देखें तो 28% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमने नजर आई है। EBITDA मार्जिन्स भी बढ़े हैं कंपनी के 21.6% थे पिछले साल के दूसरे तिमाही में और अब वो बढ़कर हो गए हैं 24.4%। मेनली फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स और रेटिंग लेवरेज के चलते हमने ये एक्सपेंशन देखा है। तो ऐसे कौन से दूसरे फैक्टर्स थे जिसके चलते कंपनी का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है? तो अगर हम देखें दोनों ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेगमेंट में कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आया है। अगर डोमेस्टिक सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है। नए लॉन्च ब्रांड्स के चलते उनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक फ्रंट पर काफ़ी अच्छा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 31% की देखने मिली है और प्राइस ग्रोथ करीब 5% की थी। एक्सपोर्ट सेगमेंट्स भी पीछे नहीं हटा है। 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर ग्रोथ देखने मिली है। वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में करीब 25% ग्रोथ देखी है और फेवरेबल प्राइस और करेंसी के चलते हमने करीब 4% की ग्रोथ देखी है। ऑर्डर बुक की बात करें तो वो भी बढ़ा है, 1.4 बिलियन पर था और अब वो हो गया है 1.8 बिलियन US डॉलर्स। तो ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, वॉल्यूम लेड ग्रोथ और इसी के चलते पीआई इंडस्ट्रीज फोकस में है। पीआई इंडस्ट्रीज फोकस में और अच्छे सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आते हुए और हमारे साथ दो खास मेहमान आस्था और नितलेश दोनों जुड़े हुए हैं। नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा और अब हम शो में हमारे दर्शक जो हैं उनकी क्वेरीज भी शामिल करेंगे। अभिनव त्यागी हैं गाजियाबाद से। उनका सवाल है कि उन्होंने IDFC के 500 शेयर ले रखे हैं 52 रुपए के भाव पर। इनको क्या सलाह होगी? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगा है 76 का। अगर ये काउंटर 82 रुपीज को फिर क्रॉस कर देता है तो 100 तक जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। एज अ डिस्क्लोजर ऑलरेडी मैंने क्लाइंट्स को ये स्टॉक में पोजीशंस बनाने को कहा है और हम भी उसी लेवल से 50-55 के आसपास से वही हम लोग पोजीशंस बनाते आ रहे हैं। तो क्लियर कट अभी 76 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप ट्रेल करो। 82 जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, फॉलो करें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ मुनाफा घर पे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो 76 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और आगे कहीं ना कहीं आपको बेहतर इसमें अर्निंग्स नजर आएंगी। एक और हमारे दर्शक हैं अजय गर्ग जयपुर राजस्थान से। इनका सवाल है कि NCC के इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 75 रुपए के भाव पर। आस्था जी, क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहें या निकल जाएं? जी बिल्कुल। NCC की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी ये जो स्टॉक है 72 रुपए के आसपास चल रहा है, जहां तक मुझे ध्यान आता है। मैं अभी तो इनको यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। इसमें ये अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो मुझे यहाँ पे ट्रिगर्स लगते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ बने रहने की सलाह दे रही हूँ, उसमें मुझे लगता है क्योंकि देखिए एक तो सबसे ज्यादा ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, तो वहां पे एक कंपनी को काफी अच्छा खासा एडवांटेज हो जाता है। दूसरी तरफ से मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जिस तरह से हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो काफी ज्यादा थी, उसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट्स पे हमें एक असर दिखता हुआ नजर आ रहा था, जो शायद अब ये केस नहीं रहेगा। तो वो भी एक कंपनी को यहाँ पे फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड है और आगे जाते हुए अच्छे यहाँ पे फाइनेंशियल्स की उम्मीद है, मेरे हिसाब से होल्ड करने की सलाह होगी। तो अजय जी, आपको NCC में बने रहने की सलाह, आगे आपको बेहतर रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। लोकेश कुमार हैं हमारे अगले दर्शक, जिनका जो मध्य प्रदेश से भोपाल से हैं। यस बैंक के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 15 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से एक रेंज में फंसा हुआ है ये शेयर। नितलेश जी, मेरा सवाल आपसे। जी सर, इसको मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा यस बैंक को, क्योंकि सुबह भी मैंने कुछ क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था। अगर ये काउंटर 17 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग इसमें 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बाय का हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि वीकली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, अगर 17 रुपए 50 पैसे लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 22 से लेके 25 ये दो लेवल्स दिखा सकता है। अभी के लिए आप एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें 15 रुपए का, और अगर फिर से
17 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो आप 16 रुपए का स्टॉप लॉस को ट्रेड। बिल्कुल, तो यहाँ पर अहम सलाह यस बैंक पर आती हुई और सटीक विश्लेषण यहाँ पर करते हुए हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं वो। और बढ़ते हैं शो में आगे। कल अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों को लेकर क्या अनुमान, ये बताने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी सृष्टि। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो अक्रॉस द सेगमेंट्स इस बार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। बात की जाए इनके हॉस्पिटल, फार्मेसी और अपोलो हेल्थ और लाइफस्टाइल लिमिटेड के सेगमेंट को, तो ये तीनों ही में हम सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पर एक फैक्टर जो कि एक की ड्रैग रह सकता है अर्निंग्स पे, वो है 24/7 जो कि एक बार फिर से लॉस घोषित करता हुआ नजर आ सकता है। और इस बार लॉस बढ़ने की उम्मीद है करीब 20 से, जो कि कंपनी ने लॉस Q1 में घोषित किया था। इस बार करीब 150 करोड़ का ओवरऑल घाटा जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आने की उम्मीद कर रहे हैं हम। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनकी आय में 7% की तिमाही दर तिमाही बढ़त की उम्मीद है। 4080 करोड़ पे आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। EBITDA का अनुमान है करीब 550 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। तिमाही दर तिमाही 13.6% हम उम्मीद कर रहे हैं। और प्रॉफिट के फिगर में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। 231 करोड़ कंपनी अपना प्रॉफिट घोषित कर सकती है। अगर बात करें तो सभी सेगमेंट मजबूती से आगे जरूर जा रहे हैं, पर हमारी नजर रहेगी कि कंपनी आगे का आउटलुक किस तरीके से देती है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी में भी थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है। तो इस बार अच्छे ही नंबर्स की उम्मीद है अपोलो हॉस्पिटल से। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद अपोलो हॉस्पिटल से। और आयशर मोटर्स के नतीजे कैसे रहेंगे, नतीजे बता रही हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। मोटर्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम कितनी मजबूत देखने को मिल रही है। कुछ समय से जो सप्लाई चेन की दिक्कतें थी उनमें भी सुधार देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं वो तिमाही दर तिमाही ज़रूर सुधरती हुई नजर आई हैं। इनका इम्पैक्ट हम नंबर्स पे पॉजिटिवली ज़रूर होते हुए देखेंगे, जहाँ पे हम इनकी आय में करीब 5% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी के EBITDA में 6% ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। 879 करोड़ हमारा अनुमान है। मार्जिन देखा जाए तो लगभग फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। 24.6% हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में मुनाफे में 8% की बढ़त के साथ 659 करोड़ हमारा अनुमान है कि कंपनी अपना मुनाफा घोषित करती हुई नजर आएगी। इस बार अगर देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है, पर इनके जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है वहाँ पे तिमाही दर तिमाही 16% का डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिला है। रियलाइजेशंस भी थोड़े से गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हंटर 350 की जो सेल्स है वो लोअर रियलाइजेशन प्रोडक्ट है, जिसके चलते एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। पर नंबर्स के अलावा हमारी रहेगी कि कंपनी आगे के लिए डिमांड और मार्जिन आउटलुक किस तरीके से बताती है, और साथ ही नए मॉडल लॉन्च की टाइमलाइंस किस तरीके से शेयर करती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। स्टॉक के लिहाज से देखें तो ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ आयशर मोटर्स। और बढ़ते हैं आगे। कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी हैं अपनी रिपोर्ट के साथ। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कल के लिए अगर कुछ ग्लोबल क्यूज़ है तो काफ़ी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर आज हम वॉच आउट करेंगे यूएस के मिड टर्म इलेक्शन रिजल्ट्स का, जिसका इम्पैक्ट यूएस के बाज़ारों पर आ जाएगा और इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हमें कल नज़र आएगा। इसके अलावा कुछ निफ्टी रिजल्ट्स कल एक्सपेक्टेड है। अपोलो हॉस्पिटल्स और आयशर मोटर्स जैसे दिग्गज कंपनी अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और उसी के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर कुछ दूसरे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आइए की बात कर लेते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक और पीवी फिनटेक प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। सुवेन लाइफ साइंसेज का जो राइट इशू है वो बंद होने वाला है कल, और कोलते पाल्टे डेवलपर्स और एलटी फूड्स की मीटिंग होने वाली है। फंड रेजिंग पर कंपनी चर्चा करेंगे, इसी के चलते ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहने चाहिए आपके। इसके अलावा ई क्लर्क सर्विसेज पर भी फोकस करिएगा, यहाँ पर वो बोर्ड बायबैक कंसिडर करेंगे कल के मीटिंग में। और प्रिसीजन वायर्स की जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो बोनस इशू को लेकर होने वाली है। आखिर में अगर हम देखेंगे आईपीओ मार्केट्स को लेकर तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया का आईपीओ ओपन होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इस पर भी फोकस करिएगा। तो ये थे सारे ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्यूज़, अर्निंग्स और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये तमाम अहम ट्रिगर्स थे जो कि वामाक्षी बता रही थी। और हमारे साथ दो खास मेहमान आस्था जी और नितलेश दोनों मौजूद हैं। नितलेश, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एक खास शेयर पंजाब नेशनल बैंक PNB
एक जबरदस्त तेजी नजर आ रही है उसमें, और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत ही लो लेवल्स पर इसको खरीदा था। कोई खास टिप इसे लेकर? जी सर, मैं उसी के बारे में अपडेट देना चाहता था और मैं चार्ट भी उसी का देख रहा था। ऑलमोस्ट आप ही के शो पे मैंने 40-41 के आसपास रेकमेंड किया था ये स्टॉक को। तो 45 का अभी रेट चल रहा है। 50% हम लोगों ने अभी प्रॉफिट इसमें थोड़ा सा बुक किया है। बाकी का क्वांटिटी हम लोग होल्ड करके रख रहे हैं 42 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये काउंटर 42 रुपीज के ऊपर, सॉरी 47 रुपीज के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू कर देगा तो वीकली मंथली चार्ट के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ये जो स्टॉक आने वाले कुछ समय में मुझे लग रहा है कि 60 प्लस भी जा सकता है। तो अभी के लिए एक चीज ध्यान में रखना, 42 अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक बार एग्जिट कर लेना। अगर फिर से ये 47 के ऊपर ट्रेड कर देता है तो आप बिंदास इसमें पोजिशंस बनाए। 60 आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। पीएसयू बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका था। पहले हम लोग कहते थे कि इसमें कोई भी उछाल देखने को मिलेगा तो इसमें बिकवाली करे। अभी बिकवाली करने का दौर नहीं है। ये बहुत अच्छे स्टॉक परफॉर्म करने वाले आने वाले समय में, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टॉक में ट्रेड करना। बिल्कुल, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे हैं 42 का, और टारगेट यहाँ पर देखते हुए निखिलेश 60 से ज़्यादा का। चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है, वीआईपी शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास मेहमान आस्था जी और नितेश तैयार हैं आपके वीआईपी शेयर्स के साथ। आस्था, आपसे शुरुआत करेंगे। आज आपके वीआईपी शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, वीआईपी स्टॉक के तौर पे जो पसंद आता है वो है डी लिंक। डी लिंक को मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। अभी कर सकते हैं थोड़ी डिप पे भी। इसमें जो मैं टारगेट्स देख रही हूँ वो तकरीबन 330-340 के हैं, और समय सीमा और समय अवधि इसमें 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस हो सकती है। तो पोजिशनल कॉल के तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी डी लिंक में। ठीक है, तो डी लिंक में खरीदारी की सलाह, 330 से 340 का टारगेट। और नितेश, आपके वीआईपी शेयर्स की बात करें तो वो कौन से होंगे? सर, मैं यहाँ पे सेल्कॉन देना पसंद करूंगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, तो भारत फोर्ज में हमें बिकवाली करना चाहिए। 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक बम्प एंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। 880 के नीचे इसमें बिकवाली करना है, और 865 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 850 का, 895 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर 2 से 3 दिन में ही आपको टारगेट दे सकता है। और एक और अपडेट देना चाहता हूँ, दिवाली के टाइम मैंने 510 या फिर 507 रुपए के आसपास अमर राजा बैटरी को रिकमेंड किया था 50 के टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस के ऊपर। अभी वो 615 चल रहा है। इसमें से जितना मुनाफा मिल रहा है आप पूरा का पूरा मुनाफा यहाँ पे बांध सकते हैं। तो बिल्कुल, तो टारगेट अचीव होते हुए अमर राजा बैटरीज में, और जाहिर सी बात है कि एक बेहतर संकेत मुनाफा यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं, ये सलाह आती हुई नितिलेश जी की तरफ से। और आस्था, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि हम जिस तरह से मार्केट को इस वक्त देख रहे हैं, उन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत वक्त से एक रेंज में फंसे हुए हैं, खासतौर पे एलआईसी का जिक्र बार बार होता है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि हाल फिलहाल एक तरह का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए एलआईसी की बात करें तो स्पेसिफिकली जब ही आईपीओ आया था उसके बाद से हमने लगातार एक डाउन मोमेंटम देखा था स्टॉक में। इसके 2-3 कारण थे। एक तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वहां पे कंपनी को और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाने की जरूरत थी। दूसरा, मेरे हिसाब से आगे आते हुए जिस तरह से इनका जो नॉन पार प्रोडक्ट्स में है, जो टोटल प्रोडक्ट मिक्स में, उसमें अगर बढ़ोतरी होगी तो वो कंपनी को और यहाँ पे फायदा देगी। लेकिन हाल फिलहाल में जब तक ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कंपनी किस तरह से करती है, जब तक हमें ये बिल्कुल दिखता नहीं है तब तक ये दायरे में या फिर थोड़ा वीक ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अगर बहुत लॉन्ग टर्म का होराइजन है जिसमें कि 1 वर्ष के ऊपर की समय सीमा है, तो इसमें बने रहना चाहिए। नहीं तो पार्शियली लॉस बुक करके एग्जिट करना हो, इतना पेशेंस नहीं रख सकते हैं जिन्होंने लिया हुआ है, तो पार्शियली चाहे तो एक बार निकल सकते हैं और पार्शियल होल्डिंग को कंटिन्यू करिए, लेकिन 1 वर्ष की समय सीमा के साथ। तो पार्शियल होल्डिंग्स को कंटिन्यू करिए, लेकिन एक लंबा नजरिया जरूर रखिए एलआईसी में।
इसी के साथ इस शो में इतना ही। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की तमाम क्वेरीज का भी आंसर करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाम देश। नमस्कार।